लिखल का पढ़ रहे हो उनकी। हाँ, ऐसा नहीं समझेंगे कि आगे पढ़ल जीवे और पीछे वाला बक्सा में रहते, ऐसा नहीं चलेगा। आगे पढ़ेंगे तो पिछला भी यूज में आएगा ही आएगा। और क्या पढ़ रहे हैं तो पता है क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक। तो 2 क्लास हम लोग देख लिया, उसमें जितना भी संख्या था उसको सबको हम पढ़ा, नहीं पढ़ा? सारे प्रकार की संख्याएं जो हम लोग उपयोग में लाएंगे या लाते हैं उसको हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ लिया? आज हमारा टॉपिक होगा, क्या पढ़ेंगे आज? क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन। तो क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, इस पर आएंगे हम। पहले इसमें 3 बात के चर्चा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक एक शब्द को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। पहले सबसे पहले यूक्लिड। यूक्लिड के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रखा है, कोई नया आदमी पढ़ा ही नहीं? पढ़े यूक्लिड को? 9th क्लास में यूक्लिड ज्यामिति नाम से एक चैप्टर था ना जी? वही भाई साहब यूक्लिड हैं, यूनानी गणितज्ञ। यूक्लिड कौन थे? यूनानी गणितज्ञ। जन्म इनका हुआ था लगभग 325 ईसा पूर्व। 325 ईसा पूर्व इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है, ऐसा भी हम लोग पढ़ रखा है, पढ़ा है। ज्यामिति का जनक कहा जाता है किनको? यूक्लिड को। यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ, जन्म लगभग 325 ईसा पूर्व। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। खास बात, इन्होंने द एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखी। इसमें ज्यामिति एवं संख्या पद्धति की चर्चा है। 9th क्लास में इतना बात हम लोग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ, जन्म लगभग 325 ईसा पूर्व। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। दूसरी प्रमुख बात, इन्होंने द एलिमेंट्स नामक पुस्तक लिखी। इसमें ज्यामिति एवं संख्या पद्धति की चर्चा है। इतना बात हम लोग 9वां में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो यूक्लिड समझ लिया कौन है, यूक्लिड क्या है इसमें, ये तो समझ लिए जी। बारी बारी से स्टेटमेंट इसका क्या है वो हम लोग जानते हैं, लिखा पढ़ा क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट इसका कहाँ से बना है ये हम लोग पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, और कोई विशेष बात नहीं। दूसरा टर्म इसमें है विभाजन। दूसरा टर्म इसमें क्या है? विभाजन। विभाजन मतलब भाग। भाग तो सब लोग सीखा है बचपन में, सीखा है जी? भाग में क्या करते हैं? ये 2 चिन्ह होता है, नहीं होता है?
इसमें जिसमें भाग पड़ेगा उसको लिखते हैं, यानी भाज्य। जिसमें भाग पड़ता है ये दोनों चिन्ह के बीच लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिससे भाग दिया जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, जिसमें पड़ेगा उसको यहाँ लिखते हैं, भाज्य कहलाता है। भाजक और ये भाज्य। यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलेंगे उसको? और यहाँ जो बचता है उसको कहते हैं शेष। क्या बोलेंगे? शेष। ये दोनों चिन्ह के बीच में उस संख्या को रखेंगे जिसमें भाग पड़ेगा, जिसमें भाग पड़ेगा, यानी उसको बोला जाता है भाज्य। जिसमें भाग पड़ता है उसका नाम क्या है? भाग देने वाला। कई बार लगेगा? क्या बचेगा? जो बचेगा वही यहाँ है जी। गणित में इस बात को हम लोग कैसे लिखते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और फलस क्या? शेष। यही करेंगे जी। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब शेष के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले लिखिए इसको। विभाजन का मतलब हुआ भाग संक्रिया, जो हम लोग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? भाग संक्रिया की चर्चा है। भाग देने की संक्रिया में जनरली जिसमें भाग पड़ता है वो भाज्य कहलाता है। उसको ये दोनों के बीच रखते हैं। जिससे भाग पड़ेगा उसको यहाँ रखेंगे, कितना बार जाएगा उसको यहाँ लिखते हैं, भागफल कहलाएगा। और जो बचता है उसको कहते हैं शेष। अच्छा, इसमें यह स्टेटमेंट को अभी हम रखेंगे, शेष पर चर्चा करेंगे। मान लो अपने पास 80 में भाग देना है 5 से। एक उदाहरण हम लिया, 80 में भाग देना है किससे? 5 से। मतलब यहां पर 80 हो गया भाज्य। 80 क्या हो गया बाबू? भाज्य। और 5 क्या हो गया? भाजक। अभी बताया इस प्रकार का चिन्ह लेते हैं, इसमें भाज्य लिखते हैं। लिखते हैं जी। तो यहाँ किसको लिखेंगे? 80 लिख दिया। यहाँ लिखते हैं किसको? अब इसमें लगाएंगे, एक बार लगेगा 5, हाथ में कितना रहा? अब 3 5 से छोटा हो गया, भागा तो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ अभी एक अंक और बच रहा 0, इसको उतारेंगे। 5 छक 30, कट गया ये। शेष क्या रहा यहाँ? शेष कितना आ गया जी? मतलब 5 का भागा जब 80 में लगा 16 बार में, तो शेष हमारे पास कितना रह गया? इसे गुना करके लिखते हैं 3 5 15 और 5 हाथ में एक रखते हैं जी, वही शेष है। ये क्या है जी? शेष। जो बच जाता है वो क्या है? शेष है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। 15 में भाग दें 2 से। कितना से? 2 का भाग लगाते हैं। सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं कि शेष के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो यहां रखेंगे 15, यहां रखेंगे 2। कितना बार लगेगा ये? 7 बार लगेगा। अरे 2 का 7 बार पढ़ेंगे ना जी। 2 सते 14। यहां आ गया कितना? यही है शेष। ये क्या है? शेष इसलिए है कि अब एक जो है वो 2 से छोटा हो गया, यानी शेष भाजक से क्या आ गया? छोटा ना है जी। यानी इस शेष एक जो है इसमें 2 से भागा नहीं लगेगा, तो ये हो गया शेष। अब यहाँ देखें, यहाँ शेष आया है 1, यहाँ शेष कितना है? यानी इसको हम लिख सकते हैं लेस देन की 2 लिखबे न बउआ। 1 लेस देन कितना? 1 लेस देन 2। ग्रेटर देन में पूछिए इधर रहता है।
नहीं रहता है। तो इधर वाला जो रहो बड़ा रहो, नोकिया देने वाला छोटा रहो, बताया है। जिधर ये नोक रहता है उधर वाला इंगित करता है छोटे को, किसको, मतलब जिधर जो नोक है वो व्यक्त करेगा कि इधर लिखी गई राशि छोटी है इधर वाले से, ही मतलब है। तो एक दूसरे छोटा है, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं शेष लेस देन भाजक, यही लिखेंगे। इस वाले एग्जांपल में क्या लिखेंगे, शेष 0 आ गया, शेष कितना आ गया, कहानी पकड़ में आ गई कि शेष जो होगा वो या तो 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। तो 0 के लिए बराबर के चिन्ह देंगे। 0 से बड़ा भी है, नहीं है, 0 से बड़ा भी है लेकिन भाजक से क्या है, यही तो लिखेंगे। यानी शेष ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बात इसमें इंक्लूडेड है। ग्रेटर देन और मतलब या, और मतलब या हिंदी वाला। तो शेष ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन की, यही लिखेंगे जी। तो इतना बात है, इसको हम लोग पढ़ा है बचपन में भी, सबको जानता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। शेष मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन की। तो ये आ गया विभाजन का चर्चा, यही इसमें है। तो यूक्लिड देख लिया, विभाजन देख लिया। विभाजन में हम सीखा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, जहां शेष या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा, वो लिखिए इसको। अच्छा, इसी में एक काम अगर हम करें, इसी में भाज्य को हम ए से व्यक्त करें, किससे, ए से। अब ए क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। ए कोई संख्या नहीं होगा और भागा तो पूर्णांक रहता है, धनात्मक पूर्णांक। तो ए भाज्य को रखा, भाजक को मान लिया हम बी, क्या मान लिया, शेष को हम मान लिया आर, शेष को मान लिया, और भागफल को मान लेते हैं क्यू। भागफल को क्या मान लेंगे, लेकिन ध्यान यहां रखेंगे कि जो ये ए और बी होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक। बोले तो जेड प्लस, और जेड प्लस मतलब 1 2 3 ऐसे कैसे, यही धनात्मक पूर्णांक है जी। ये बात एकदम गांठ बांध के रखेगा, समझ लिया। आर और क्यू यानी शेष और भागफल, ये होगा पूर्ण संख्याएं। क्या होंगे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, 0 1 2 इसी प्रकार से, यही तो पूर्ण संख्याएं हैं, यही ना जी। इसी को बोलेंगे अऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, अऋणात्मक पूर्णांक। सभी बातों का ऑपरेशन मैं पूरा करूंगा। यहां लिखा धनात्मक पूर्णांक, यहां क्या लिखा, एगो ऋणात्मक पूर्णांक भी पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। तो ये सब चीज पे चर्चा हो जी गई, चिंता की बात नहीं है। सिर्फ ध्यान से यहां देखना है, बातों को सुनना है, समझना है। अब इसमें यहां पर सबको रख दो, इसको, ये भाज्य है, ये क्या है, क्या रखे, भाज्य बराबर। तो ए बराबर भाजक क्या है, गुणे भागफल क्यू प्लस शेष आर, यही तो है। ए बराबर बी क्यू प्लस, जहां आर, क्या बोला आर के बारे में, शेष ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम भी लिख देते हैं यहां आर ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन, क्या लेस देन भाजक तो भी ही है, नहीं है। ये जो आया है अपने पास रिजल्ट, कहां से आया, विभाजन में आया जी। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन क्या, बी। इसी को बोलते हैं
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका में भी चर्चा करेंगे अभी इसके बाद। समझ लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यहीं से बना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, जहां शेष जीरो या जीरो से बड़ा लेकिन भाजक से, उसी बात को सिंबल में सांकेतिक रूप में हम लिख दिया a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेस देन b। लगभग हर बार बोर्ड के परीक्षा में पूछता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखो, तो ये तो लिख देता है, इसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो इसको याद रखना है। समझ लिया? जहां ये हम देख लिया कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या है? और q और r क्या है? पूर्ण संख्याएं। Q और R क्या है? पूर्ण संख्याएं। जहां R पे फोकस करना है, R ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन B। उतारी लिख लिया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहां से आया ये समझ लिया। समझ लिया ने? कोई नया चीज था क्या? अरे नया कुछ था? लिख भले दिया, लग रहा होगा बड़का तोप है, लिख भले दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 1.5 कट्ठा में नाम। कई कट्ठा में? तो डर तो लगा होगा देख के कि बाप रे बाप, ये बड़का भुजंग कहां से आ गया। ऐसा कुछ तो था नहीं इसमें। था क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, शेष जीरो या जीरो से बड़ा लेकिन भाजक से, ये तो हम बचपन से सीखते आए, नहीं सीखा है। बस यही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन क्या, इसी को कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कथन क्या लिखें? कथन को भी आसानी से लिख सकते हैं, बस इस सब बात को इंक्लूड कर देंगे स्टेटमेंट में। लिखते हैं कथन। देखिए स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं यहां, याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने का जरूरत नहीं, जितना बता दिया अपने लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? क्या लिखा हम? ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक जिसको हम बोला पूर्ण संख्याएं। क्या बोला? यही तो बोला अभी हम। पूर्ण संख्याएं कौन कौन? B और सॉरी Q और R, Q और R विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेस देन क्या, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेस देन क्या, यही कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन। a और b दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेस देन क्या। बस यही तो है। लिखो, लिखे में कोई परेशानी आले? जितना बता दिया उसी बात को इस शब्द में लिख दिया, नहीं लिखा है। बस यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लिख दिया, सीख लिया हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहां से बना ये भी सीख लिया, कैसे बना ये भी सीख लिया, ठीक लिया, और क्या है ये भी देख लिया। क्यों यहां पढ़ रहे हैं इसको देखना जरूरी है। नहीं, अब कुछ पढ़ लिए तो एक उपयोग तो देखना पड़ेगा ना जी, तो उसी उपयोग को यहां हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहां तीन बात के चर्चा आए, तीन बात का चर्चा यहां आया। एक आया धनात्मक पूर्णांक, नहीं आया? एक आया और एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो हम लोग पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा? तीनों को जरा सा समझ लो। यहां तीन बात और समझ लो। एक है धनात्मक पूर्णांक, इसका चर्चा हम किया है, नहीं किया है? धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं किया इसका चर्चा? क्या पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखा था z प्लस
और i प्लस से, यही लिखा था। 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा था। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक, जो भी कहो, धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक यही नहीं कहेंगे जी। अच्छा, इसमें देखो सब जो भी है 1 2 3 4 जीरो से बड़ा वाला है, नहीं है? यानी धनात्मक पूर्णांक जब कहते तो समझ लेना है, अगर धनात्मक पूर्णांक कहे तो पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? ग्रेटर देन और इक्वल, अगर पूर्णांक कहे उसमें भी धनात्मक पूर्णांक तो कौन सा लेंगे? ग्रेटर देन जीरो वाला। सब तो ग्रेटर देन जीरो वाला ही पूर्णांक नहीं है, सब जीरो से बड़ा है। सब क्या है? जीरो से बड़ा। दूसरा बार क्या देखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? निगेटिव इंटीजर्स। ये नहीं बोलेंगे जी, निगेटिव इंटीजर्स। एक इसको लिखा था हम z माइनस और i माइनस से, ये लिखा था। ये था, क्या लिखेंगे? -1 माइनस माइनस माइनस, इसी प्रकार से जाएगा। ये क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक के मतलब की है, क्या मतलब है जी? लेस देन जीरो ना है सब जी। ऋणात्मक पूर्णांक यानी z जो है वो लेस देन जीरो है। ये नंबर लाइन अपना है, यहां पर जीरो है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, इधर क्या होता है? निगेटिव इंटीजर। सही है? -1 -2 -3, यही तो है। तो जीरो से लेफ्ट वाला सब क्या है? ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। यानी पूर्णांक जो जीरो से छोटा, वे सारे पूर्णांक जिसमें क्या लगा रहेगा? माइनस। और सभी ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो जीरो के लेफ्ट साइड में है, नहीं है? जीरो के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आता है धनात्मक पूर्णांक। तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। इसको देख लिया, ये बात तो लिखो पढ़ते ने। अरे पूर्णांक जो जीरो से बड़ा, आई पूर्णांक जो जीरो से की छोटा है, तो जीरो के लेफ्ट साइड में और जीरो के राइट साइड में। तो धनात्मक पूर्णांक देखा, ऋणात्मक पूर्णांक देख लिया, नहीं देख लिया? जीरो से इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक और इधर वाला कैसा? धनात्मक पूर्णांक। इधर हो गया जीरो से राइट साइड में अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक अंग्रेजिया पर एक ध्यान देना है, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव, यहां की अले पॉजिटिव, अऋणात्मक, यहां की कर अले नॉन निगेटिव। बस निगेटिव नहीं है, बस ऋणात्मक, तो ऋणात्मक नहीं है तो यही है। देखिए यहां 0 1 2 3 यही तो है। तो इसको तो हम पढ़ ही लिया है, W बराबर पूर्ण संख्या में नहीं पढ़ा इसको, बस इतने मतलब है अऋणात्मक पूर्णांक के। अऋणात्मक पूर्णांक के मतलब हो गए ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, नहीं है? यहां जीरो था क्या? तो धनात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक में ये डिफरेंस है। धनात्मक पूर्णांक में शून्य इंक्लूडेड नहीं है क्या? और अऋणात्मक पूर्णांक नॉन निगेटिव में शून्य इंक्लूडेड है, बस इसमें ऋणात्मक नहीं है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो गए? इसमें ऋणात्मक नहीं है। तो ऋणात्मक नहीं है तो जीरो भी तो रख सकते हैं इसमें जी। तो जीरो से ही आया है, मतलब अऋणात्मक पूर्णांक में याद रखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और धनात्मक में ग्रेटर देन। दोनों बतिया समझ गए? नहीं लिख लें जल्दी से। बहुत जगह चर्चा में आगे जब पढ़ोगे हायर क्लास में तो ये बात बहुत ज्यादा दिमाग में घुमाएगा। काम की बात जो हम सीखा, काम की बात क्या सीखा? 3 बात सीखा। देखो यहां z प्लस और इसी को क्या बोलेंगे? i प्लस। इसका नाम क्या था जी? धनात्मक या धन पूर्णांक, जो भी बोलो, धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक जो जीरो से बड़ा हो। z लिख दिया हम, 1/2 और वाला लफड़ा कट गए, आधा और जो भिन्न में आएगा वो लफड़ा कटने गया। z मतलब पूर्णांक हम लोग जानते हैं। तो जीरो से बड़का पूर्णांक क्या हो गया?
धनात्मक पूर्णांक हुआ ना जी। अच्छा, जेड माइनस और आई माइनस एकरा बोलिए हल ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोला था? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? जेड लेस देन क्या, मतलब वे सभी पूर्णांक जो जीरो से क्या है, तो जीरो से छोटका तो लेफ्ट में आता है, ये हो गया सिंबल में। उसके बाद तीसरा देखा नॉन निगेटिव। तीसरा क्या देखा? नॉन निगेटिव मतलब अऋणात्मक। नॉन निगेटिव मतलब कि अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाला, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाला। अब समझ गए नहीं? बस ही ऋणात्मक नहीं है, इसमें जीरो शामिल रहता है, इसमें जीरो शामिल, ये दोनों में फर्क है। ऐसा नहीं समझ में कि अऋणात्मक मतलब धनात्मक, तो दोनों बात में फर्क है, नहीं फर्क है। ऐसा नहीं समझेंगे कि अऋणात्मक के मतलब अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं तो धनात्मक, गड़बड़ बात है। अऋणात्मक और धनात्मक दो बात है। धनात्मक जब कह रहा है तो पूर्णांक जीरो से बढ़कर लेना है, यानी इसमें जीरो नहीं है भैया, की समझ में? और एकरा में जीरो शामिल है, इसीलिए तो इसका नाम है नॉन निगेटिव इंटीजर्स या अऋणात्मक पूर्णांक, और वो सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। समझ लिया इसको? चलिए काम की बात लिख लें। अब आते हैं प्रमेयिका पर। किस पर? यूक्लिड देख लिया, विभाजन देख लिया, अब क्या देखना है? प्रमेयिका। दो बात है जी, एक है प्रमेयिका जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेमा। क्या बोलेंगे? लेमा। और दूसरा चीज हम लोग पढ़ा है प्रमेय, बार बार तो आया है चर्चा में, नहीं आया है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं थ्योरम। क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। और इधर क्या लिखा है? प्रमेयिका। और इसके बारे में याद रखना है, यह एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। बस इतना ही बात है प्रमेयिका। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। यह है प्रमेयिका। मतलब प्रमेयिका जो है एकमात्र स्टेटमेंट है, सिद्ध किया हुआ क्या है? स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से अन्य कथनों को हम सिद्ध करेंगे। प्रमेय क्या होता है? ऐसा कथन जिसे प्रमाण देकर सिद्ध किया जाता है। यही तो करते हैं जितना भी प्रमेय 9th क्लास में पढ़ा ना तुम लोग जी, तो सब प्रमेय जो पढ़ते थे उसको प्रमाण देकर हम साबित करते थे, नहीं करते थे? तो ये है प्रमेयिका। और ये क्या है? प्रमेयिका मतलब एक सिद्ध कथन जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में करेंगे। और प्रमेय मतलब एक ऐसा कथन जिसे प्रमाण देकर क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। बस ये है प्रमेयिका। और ये क्या है? लिखिए, समझ लिया प्रमेयिका और प्रमेय। प्रमेयिका मतलब एक सिद्ध कथन जिसके हेल्प से अन्य कथनों को सिद्ध करेंगे। प्रमेय ऐसा कथन जिसको प्रमाण देकर क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आ गया जी। बताया था इसमें जब वास्तविक संख्या शुरू किया था तो पहला चैप्टर जो रिलेटेड है यही दो बात से, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरा क्या? यूक्लिड विभाजन जो आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधारित है किस पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। और ये जो है
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, दो धनात्मक संख्याओं का मासा यानी HCF निकालने की विधि प्रदान करता है। मतलब इससे हम लोग क्या करेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का HCF यानी मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले एल्गोरिथम पर चर्चा करो। ये तो चर्चा लायक विषय चीज है एल्गोरिथम। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे एल्गोरिथम। कल बताया था एल्गोरिथम ठेठ भाषा में अगर समझें तो मतलब होता है नुस्खा। मतलब क्या? जैसे दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सा काम एल्गोरिथम से करते हैं, उसी हिसाब से करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, सबका एल्गोरिथम है, नहीं है? चाय कैसे बनाते हैं कल भी बताया था। कॉफी कैसे बनाते हैं? गैस जलाएंगे ना जी, गैस जलाएंगे, उस पर बर्तन रखेंगे, उसमें दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, कॉफी डालेंगे, मतलब एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम ही है। तो दैनिक जीवन में भले हमको पता नहीं है कि क्या है, लेकिन इसका उपयोग तो हम लोग रोज करते हैं, नहीं करते हैं? तो एल्गोरिथम का ठेठ भाषा में अर्थ समझो क्या? नुस्खा। क्या? अच्छा, एल्गोरिथम जो इस शब्द बना है इसका ओरिजिन है, फारसी गणितज्ञ एक थे, फारसी गणितज्ञ, उनका नाम है अल ख्वारिज्मी। क्या नाम है? अल ख्वारिज्मी। इसका मतलब होता है अल ख्वारिज्म का ख्वारिज्म के निवासी, ख्वारिज्म के निवासी, ख्वारिज्म के। यहीं से बना है कौन सा शब्द? एल्गोरिथम। ठेठ भाषा में मतलब कहां से बनाई? फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी, जिसका अर्थ होता है ख्वारिज्म के निवासी, से ही यह शब्द बना है एल्गोरिथम। क्या बना है? एल्गोरिथम। समझ लिया? एल्गोरिथम मतलब ओरिजिन क्या होले, कहां से ही एल्गोरिथम शब्द आया? तो फारसी गणितज्ञ के नाम अल ख्वारिज्मी, जिसका मतलब होता है ख्वारिज्म के, इसी से बना है एल्गोरिथम। इसी से बना है। कोई काम करने का चरण दर चरण मार्गदर्शन, मोटा मोटी किसी काम को करने का चरण दर चरण। क्या? जैसे चाय बनाते हैं तो गैस जलाइए, उस पर बर्तन रखिए, दूध डालिए, चीनी डालिए, चाय पत्ती डालिए, खौल जाएगा तो उसको छान लीजिए। फिर क्या करना है? बिक देना है। तब चाय पीने में कितना चरण अपना वो पड़ ले, अरे बनाने में करना पड़ा जी कि भुईमा में ढाल देंगे, वहां भी एक स्टेप है। कौची में? कप में। पहले दुकान में देखो ढालता है केतली में, केतली से देखो गिलास में, और गिलास से जा है अदमिया तर, अदमिया की करो है एक बार गड़गड़ा जा है, उभी एल्गोरिथम से पीता है। धीरे धीरे देखो, एक एक सिप उसका इंपॉर्टेंट है। स्वाद लेना, चाय में स्वाद है खाली, वैसे शरीर के लिए बढ़िया चीज नहीं है चाय। शारीरिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चाय कोई बढ़िया चीज नहीं है, स्वाद है खाली। क्या है? किसका? पेटा के बड़ी कष्ट हो चाहिए से। हालांकि हम 5:30 बजे जाके पी लिए, समझ लेनी, देखली ना मेरा, तो हम एक टिप मार दिए हैं, तो लेकिन शरीर के लिए वो फायदेमंद। लेकिन एक चाय पीने में कितना चरण हमको करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। उसको क्या कहेंगे? समझ गए नहीं? अब तो मोटा मोटी की लिख दिए एल्गोरिथम के, देखिए हम लिख देंगे, बाकी चर्चा इस पर कल करेंगे। अभी इसका हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है? किसी समस्या को हल करने का चरण दर चरण मार्गदर्शन। बस इतने लिखो। चलो
किसी समस्या को हल करने का चरण दर चरण मार्गदर्शन ही क्या है? बस जी, किसी समस्या को हल करने का चरण दर चरण मार्गदर्शन क्या है? तब गणित में समस्या की है हिसाबें बनाना बाबू। गणित में क्या काम करते हैं जी? आए हिसाब बनाते हैं। तो यहां भी हिसाब ही बनेगा और उसमें भी मासा कौची HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्ती, यही तो बोलते हैं। तो इसको भी याद रखना, लिख दीजिए यहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक संख्याओं A और B जहां A ग्रेटर देन B, ये बात भी लिख दिया, का मासा यानी HCF ज्ञात करने की मात्र एक विधि प्रदान करता है, विधि प्रदान करता है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। बस क्या लिखा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक संख्याओं A और B जहां A बड़ा हो B से, A ग्रेटर देन का मासा यानी महत्तम समापवर्त्य HCF को ही मासा कहते हैं हिंदी में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की मात्र एक विधि प्रदान करता है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। समझ लिया? पूछता है सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आधारित है किस पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, इसी पर ना जी। बस यही है। अब इसका उपयोग करके किस प्रकार से दो धनात्मक संख्याओं का हम HCF निकालेंगे वो देखेंगे। समझ लिया? और मासा जो निकाला था पहले के बचपन में, बुतरुम निकाला था ना मासा जी भाग द्वारा, बस वही काम है जो करवे, वही काम यहां भी क्या करेंगे? वही काम यहां भी करेंगे। बस हर स्टेप का चर्चा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब A बराबर BQ प्लस R, जहां R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन क्या? B। उसका हर स्टेप में चर्चा होगा और जब R 0 हो जाएगा, भाग देते देते जिस चरण में शेष 0 हो जाएगा उसी चरण का भाजक HCF होगा दी गई धनात्मक संख्याओं का। तो ये काम तो करते ही आया, नहीं कहा है, बस उसको हम लोग सिस्टमेटिक समझ रहे हैं। सिस्टमेटिक ढंग से इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के हिसाब से जो आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर, उसके अनुसार उसका जिक्र कर देंगे। हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक संख्याओं का मासा निकालना, बस यही करेंगे इसमें। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। तो आज के क्लास में हम क्या क्या सीखा जी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यही दो बात मेनली सीखा। लेकिन इसको सीखने में बहुत सारे टेक्निकल टर्म इसमें आया था, नहीं आया था? सबको डिटेल में समझ लिया। ऐसा नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ रहे हैं और पते नहीं यूक्लिड क्या है, विभाजन क्या है, प्रमेयिका क्या है। अगर पूछ सको ना बाबू, अगर यूक्लिड विभाजन पर A बराबर BQ प्लस R, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन B, हो गए। कहते प्रमेयिका मतलब मास्टर बात बतेबे न किल के बता दिया ने। तो टेक्निकल टर्म जो भी इसमें था उसका हम चर्चा कर दिया। प्लस में क्या कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म,
क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ये अध्ययन कर लिया ना जी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगा के, 10वां है तो पढ़ना तो पड़ेगा।